हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है 30 दिन का हमारा जो स्ट्रेटजी है ऐसा एग्ज़ाम को लेके वह क्या होना चाहिए, है ना। तो अगर आप ऐसा ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस में क्या लिखा है, PYQ क्या बोलेगा, और हमारी ये 30 दिन की फाइनल स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरा एक ग्लिम्स देना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रेवती रमन देवांगन। वेलकम टू द वीडियो। ठीक है, चलो ग्लिम्स देखते हैं पहले एक बारी। पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ब्लूप्रिंट क्या होगा आज का इस वीडियो का पूरा कि हम लोग किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। 7 गोल्डन रूल देखेंगे हम लोग, गोल्डन रूल ऑफ विक्ट्री देखेंगे, है ना। CG टॉपिक्स में से कौन कौन सा मास्टर टॉपिक्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है वो देखेंगे। 60 30 और 10 का गोल्डन रूल देखेंगे कि स्टडी रूल में हम लोग 60 30 और 10 को कैसे अप्लाई करें कि हमारा जो एग्ज़ाम का ये 30 दिन बचा हुआ है वो हम लोग बेहतर यूटिलाइज कर पाएँ। क्लियर है। हम लोग ये भी देखेंगे कि इन 30 दिनों को कैसे डिवाइड करना है अलग अलग सेशंस पे कि हम लोग अपने प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से क्या कर सकें, अपना रेडी कर सकें। ठीक है, पहला रूल क्या होगा। पहला रूल जो होगा वो होगा अपना कि किसी को नया सोर्स अभी नहीं खोजना है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा रूल हम लोग देखेंगे कि कमीशन या फिर जो आयोग है वो क्या करेगा, कुछ कुछ क्लू छोड़ के रखा होगा, है ना। ये हम लोग को कैसे पता चलेगा, हम लोग जब प्रीवियस ईयर का ट्रेंड को एनालाइज करेंगे तब हम लोग उसको पता कर पाएंगे कि जो कमीशन है वो कुछ कुछ क्लूज छोड़ के रखा हुआ होता है अपने हर क्वेश्चन में, जिससे हम लोग को डिकोड करना है। और वो डिकोड करने के बाद हमको क्या करना है, पूरा इस एग्ज़ाम में PYQ के लिए हम लोग को क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तीसरा रूल हम लोग देखेंगे कि 60 30 और 10 का डेली रूटीन हमारा क्या होना चाहिए कि हम अपने समय को 60%, 30% और 10% के प्रिपरेशन फेज़ में हम लोग इसको कैसे बांट सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे रूल नंबर 4 पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग को डेली कैसे एक मिनी एग्ज़ाम कंडक्ट करना है अपने खुद के लिए, अपने एक स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए कैसे मिनी एग्ज़ाम का हमको यूटिलाइज करना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 4 पे। फिर चलेंगे रूल नंबर 5 पे कि हम लोग को छत्तीसगढ़ का जो स्पेसिफिक कुछ क्राइटेरिया है जो कि सिलेबस में मेंशन है उसके बारे में हम लोग को और बेहतर तरीके से बात करना है। उसके जो कुछ हाई यील्ड जोन्स है उसको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसको देखते हुए। और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कुछ चीज़ें जो ड्रॉप ऑफ जोन है ना, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रूशियल मार्क्स बिहाइंड छोड़ देते हैं, इस कैटेगरी को हम लोग डोमिनेट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे रूल नंबर 6 पे, जहां हम लोग देखेंगे कि एलिमिनेशन टेक्निक्स इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे कैसे काम करेगा, है ना। उस स्ट्रेटजी को हम लोग अब जब पूरी तरह से फुल फिल करेंगे, पूरा उसका एक्नॉलेज करेंगे, उसको एलिमिनेट करने का हम लोग तरीका सीख लेंगे और उसको एग्जीक्यूट करना चालू करेंगे, तब कैसे हमारा जो मार्क्स है वो बढ़ सकता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे रूल नंबर 7 पे, जो कि रहेगा लास्ट 7 डेज़ के बारे में ये बात करेगा। ये आखिरी के जो 7 दिन होने वाले हैं आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इन 7 दिनों में आपको क्या करना है, पूरा का पूरा रिवीजन को समराइज़ करना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैप को अपने पास बिठा के रखना है, पॉलिटी के आर्टिकल्स को नहीं छोड़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे जॉब की जो कि रिलेटेड है पुलिस डिपार्टमेंट से। क्लियर है, याद रहेगा। फिर एक फाइनल टचअप देखेंगे कि कैसे सारे के सारे जो चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ मैचअप करेंगी और क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो बेहतर तरीके से रेडी हो पाएगा। तो आखिरी का जो 30 दिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स नॉट मिस आउट, हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे। क्लियर है, चलो। रूल नंबर 1, या फिर हम लोग बोलना चाहिए कि पहले ब्लूप्रिंट को एक बार ही देख लेते हैं कि हम लोग कैसे कैसे इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले इस रोड मैप को समझें जो यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले 10 दिन हमको क्या करना है, PYQ के पैटर्न को एनालाइज करना है। PYQ का पैटर्न जो है उसको एनालाइज करना है। आप जितने भी पेपर हैं एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स का जो PYQ है CGPSC और व्यापम एग्ज़ाम का, उसको आपको देखना है। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो वीडियो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है। मतलब क्या है कि वो अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, उनका मैं मान के चल रहा हूँ कि उनका रिवीजन हो चुका है, वो अपने प्रिपरेशन के फाइनल मोड पे हैं और इसलिए उनको बस एक ऐसा ट्रिक चाहिए जिससे वो 30 दिन में अपने आप को पूरा एग्ज़ाम रेडी कर सकें। जिन लोगों ने ये
एग्ज़ाम का तैयारी पहले स्टार्ट नहीं किया था, वो अभी आखिरी के 30 दिन में ही सब कुछ करना चाहते हैं, उनको ये वाला जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है वो बैकफायर कर सकता है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि सिर्फ PYQ से सब कुछ हो जाएगा, तो वो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए मुझे खुद कम से कम 7 साल लगे हैं, जब मैं शुरू ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम कर रहा हूँ। क्लियर है? चलो तो देखते हैं। पहले हम लोग को फर्स्ट डे पे क्या करना है, पैटर्न और PYQ को एनालाइज करना है। कौन कौन से पेपर को देखना है, CGPSC के SI का जो स्पेसिफिक पेपर हुआ होगा उसको, पुलिस डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ होगा उसको, इसके अलावा और किस एग्ज़ाम का, तो व्यापम में जितना भी SI वगैरह का एग्ज़ाम हुआ है या फिर जो कंप्यूटर बेस्ड ASI का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड, है ना, आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी बेहतर होना चाहिए। क्लियर है? याद रहेगा, पहला 10 दिन हम लोग सिर्फ पेपर को एनालाइज करेंगे। उस पेपर को एनालिसिस करने के बाद उसको हम लोग एग्जीक्यूशन पे डालेंगे और फुल मार्क्स टेस्ट देंगे। मतलब क्या होगा, अगर आज हम लोग 12 जून को इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो 21 जून तक आपको PYQ को पूरी तरह से एनालाइज कर लेना है। एक भी कोना उसका छूटना नहीं चाहिए, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को क्या करें, स्ट्रॉन्ग कर सकें। अब जब 22 जून से जो 2 जुलाई तक का टाइम है, 22 जून से 2 जुलाई तक का जो टाइम है, उस पर आपको क्या करना है, जितना भी आपने एनालिसिस किया है उसका एक माइंड मैप आप रेडी करते चलेंगे। इस माइंड मैप को ही आपको क्या करना है, लास्ट के 10 दिन के लिए बचा के रखना है, जो कि होगा 2 से 11 जुलाई तक का। इस 2 से 11 जुलाई पे आपको क्या करना है, इसको रिवीजन पे डालना है। अब 11 से जो 25 या फिर 20 दिन का आप एक सेट ले सकते हैं। इस 11 से 20 या 25 दिन के सेट पे आपको क्या करना है, जितना भी मॉक टेस्ट देना है, जितना भी आपको ट्रायल करना है, कितना भी आपको एरर ट्राई करना है कि क्या क्या एरर हो सकता है, वो सारी चीज़ें आप किसके थ्रू करेंगे, आप टेस्ट के थ्रू करेंगे। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट परचेज़ कर सकते हैं, जिसका भी आपको बेहतर लगे, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा जो टेस्ट आप परचेज़ कर रहे हैं उसका रेलेवेंस उतना ही ज़्यादा हो जितना आपका एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? याद रहेगा, हमारा भी एक टेस्ट फ्री में चल रहा है, आप उसको भी ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि वो जो टेस्ट बना हुआ है वो मोस्टली PYQ ओरिएंटेड है, जो कि हमने पूरे पिछले 2015 से लेके अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है 26 में, उन सब को देख के क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है। क्लियर है? याद रहेगा, लास्ट का 7 दिन आप लोग को याद रखना है कि पूरा का पूरा आपको क्या करना है, फैक्ट बेस्ड अपना माइंडसेट को डेवलप करना है। क्लियर है? याद रहेगा। चलो देखते हैं। अब देखो, कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्या है कि आपको डिफ़ॉल्ट अप्रोच पे नहीं चलना है, आपको किस पे चलना है, विक्टर अप्रोच पे। क्यों? मैं विक्टर अप्रोच का मतलब क्या हो रहा है कि अभी अब आपका टाइम नहीं बचा है कि आप नए बुक्स पकड़ो, नए PDFs आप डाउनलोड करो, नए टेलीग्राम चैनल पे जा रहे हो, या फिर आप लोग पास्ट के मेमोराइजेशन को रोट मेमोराइजेशन की तरह लेके चल रहे हो। आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को समझनी है और क्या करना है, आपको बेटर प्रिपरेशन करना है, अपने स्टैमिना को बिल्डअप करना है, आपको कमीशन के ट्रेंड्स को समझना है, पैटर्न्स को समझना है, उन पैटर्न्स को आपको एनालाइज करना है, नोट्स को उस हिसाब से ही रेडी करना है। एकदम कंसोलिडेटेड नोट्स होना चाहिए। लाइक कि अगर A4 पेपर पे आप लिख रहे हो तो A4 का 4 टुकड़ा करके आप एक एक टुकड़े में नोट्स को लिखते जाएंगे और सिर्फ कीवर्ड्स को लिखेंगे जो कि आपको मेन एग्जाम में काम आएंगे। क्लियर है? याद रहेगा, आपको स्टेमिना अपना रेडी करना है किस चीज़ का, पेपर सॉल्व करने के लिए एग्जीक्यूशन स्टेमिना आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पेपर जो है 100 क्वेश्चंस का है, 3 मार्क्स का है, इसके अलावा नो निगेटिव मार्किंग। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब आप अगर 100 में 100 बनाएंगे तब आप अपने आप को बेटर प्लेस में समझ पाएंगे कि आपको लगना चाहिए फिर कि आप बेटर स्पेस पे हैं कंपेयर टू दोस्त जो कि क्या किए हुए हैं, कुछ कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। ध्यान में रखना है कि ये निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है? याद रहेगा, अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पूरा अटेम्प्ट करने वाले हैं तो आपको भी अपना अटेम्प्ट जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? चलो अब क्या करेंगे अपन देखेंगे।
सिलेबस को, और वहाँ से मैं कुछ कीवर्ड्स है वो आप लोग को बताना चाहूँगा कि वो जो कीवर्ड्स है उसको आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। क्यों नहीं भूल सकते हैं? क्योंकि वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, और स्पेसिफिकली मेंशन्ड है इसका मतलब ये है कि हर स्पेसिफिक मेंशन से एटलीस्ट 2 to 4 क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिल सकता है उस पर्टिकुलर थीम से। ठीक है, क्लियर है? चलो तो हम लोग थोड़ा सा डिकोड करते हैं इस चीज़ को। जो सिलेबस में दिया हुआ था उसको एक चार्ट के फॉर्म पे यहाँ पे रखा हुआ है। इस चार्ट को आप लोग देखना है। पहले जनरल स्टडीज़ का चार्ट जो कि 35 क्वेश्चंस 105 मार्क्स, और इसमें भी कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली मेंशन है उसको मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूँगा। जैसे है लिटरेचर, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स। इसका मतलब क्या है कि लिटरेचर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस सवाल पे। इस पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो लिटरेचर से आने वाले हैं, तो आप लिटरेचर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। स्पोर्ट्स से नहीं में 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है पर्टिकुलर स्पोर्ट्स सेक्शन से, तो स्पोर्ट्स को भी आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं। स्पोर्ट्स जितना भी PYQ में जिस पैटर्न पे स्पोर्ट्स को पूछा हुआ है उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में लेके चलना है। जैसे FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है ना, एशियन गेम्स को आपको ध्यान में रखना हुआ है, ICC का जितना भी इवेंट्स अभी हुआ है उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कौन विनर है, कौन क्या बोलना चाहिए फ्रंट रनर है ना। इसके अलावा आपको और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो अपना IPL है उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए हैं वो सारी चीज़ें, फुटबॉल से रिलेटेड, हॉकी से रिलेटेड, कबड्डी, चेस, खो खो, इन सारी चीज़ों को आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। वी विल ट्राई कि स्पोर्ट्स को लेके एक वीडियो आपको जल्दी से जल्दी दिया जाए ताकि आप लोग का बेटर प्रिपरेशन हो सके। जैसे ही लिटरेचर यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है वैसे ही छत्तीसगढ़ के सेक्शन में भी लिटरेचर को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, सेंसस को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो यहाँ से भी लिटरेचर से आपको 1 से 2 सवाल और सेंसस से 1 से 2 सवाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन्ड है जो कि क्या है, जनरल नॉलेज ऑफ नक्सलाइट प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि आपको नक्सलिज्म पे एक प्रिपरेशन बहुत स्ट्रेटेजिकली हाई होनी चाहिए। आपकी जो प्रिपरेशन है नक्सलिज्म को लेके वो बहुत ही बेहतर होना चाहिए, तब आपको इस एग्ज़ाम में स्टे करने का क्या बोलना चाहिए मौका मिल पाएगा। क्लियर है? याद रहेगा। हम लोग ट्राई करेंगे कि नक्सलिज्म पे भी आपको एक वीडियो दिया जाए जिससे आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन और बेहतर तरीके से क्लियर हो। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर नॉलेज को लेके 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं 15 मार्क्स के, 3 मार्क्स ईच, है ना। लेकिन यहाँ पे जो मेंशन है वो क्या है, 12वीं स्टैंडर्ड की मतलब 12th क्लास के स्टैंडर्ड की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, ना कि 10th क्लास की प्रोफिशिएंसी। तो इस चीज़ को स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे क्योंकि 12वीं का जो ग्रेड है, 12वीं का जो बुक अवेलेबल है उसको आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से ध्यान में रखेंगे। एक चीज़ और, इस पूरे के पूरे वीडियो जो ये पर्टिकुलर जो पूरा का पूरा सिलेबस का डिकोडिंग है, इसको लेके एक और आपको वीडियो देखने को मिल सकता है कुछ दिनों में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को लेके जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और मेंटल रीजनिंग को लेके स्पेसिफिकली उसको डिकोड करेंगे विथ PYQ कि कैसे पूछा है, क्या पूछा है और अब क्या पूछेगा। ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करेंगे और देखेंगे। ठीक है, आपको 2 सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान पे रख के चलना होगा कि जनरल इंग्लिश और जनरल कंप्यूटर जो है वो 12वीं के स्टैंडर्ड के हिसाब से है। तो आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ ये सेक्शन जो है वो स्किप कभी भी नहीं करना है, जो कि कौन सा है, मेंटल हेल्थ एंड एबिलिटी, मतलब जो रीजनिंग वाला सेक्शन है, और मैथ्स का। ठीक है, क्योंकि टोटल मिला के इन दोनों से 60 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। और आपको भी पता है कि व्यापम का एग्ज़ाम हो या फिर CGPSC का एग्ज़ाम हो, जिसका भी मैथ्स स्ट्रांग है उसको पीछे कर पाना इस एग्ज़ाम में कभी भी आसान नहीं रहेगा। ठीक है, एक चीज़ और, इसका अगर आप पैटर्न डिकोड कर लिए, मैथ्स का पैटर्न डिकोड कर लिए या फिर हिंदी का पैटर्न डिकोड कर लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी कभी भी नहीं होगी, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड से हों या ना हों। क्लियर है? तो आप इन 3 चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं। कौन कौन सा? मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी। इसके अलावा इन 2 पे आपको ट्राई करना है कि आप कैसे भी करके 6 क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व कर लें। ठीक है, 6 क्वेश्चन बनाने हैं कम से कम, ताकि आपको बाकी जगह से क्या करना पड़े, इन जो 5 जो सेक्शन है ये आपको टोटल मिला के अच्छे खासे नंबर दे सके। ठीक है, इन दोनों का वेटेज है 180 मार्क्स का, अर्थात 60 क्वेश्चन
इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, जिसमें भी छत्तीसगढ़ का जो ये 75 मार्क्स है वो आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं। आपको इसको हाई रिवीजन प्रायोरिटी पे डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का सेक्शन है वो यहाँ पे सबको रटा हुआ है। अगर कोई चीज़ रटा हुआ है तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपको छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको इसमें एटलीस्ट 22 टू 23 क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। 22 टू 23 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब आप सोच सकते हैं कि आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इंडिया वाले सेक्शन पे आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, जैसे कि क्रोनोलॉजी, और अभी जो मराठा की संधि है, ब्रिटिश संधि जो है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, सभा जितने भी हैं, और क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का रैंकिंग वगैरह पे, कौन कितने नंबर का प्राइम मिनिस्टर है, कौन का प्राइम मिनिस्टर रहा है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो अभी तक जितने भी जॉइंट सिटिंग्स हुए हैं उन सारी चीज़ों को आपको फोकस करके चलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और कुछ अगर देखें तो स्पोर्ट्स को जितना बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे उतना अच्छा है। जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके आपका अजर्सन रीजन टाइप का क्वेश्चन रेडी होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका अपना कल्चर और फिलॉसफी है, इनसे भी क्या करेंगे आप, अजर्सन रीजन टाइप का क्वेश्चन रेडी करके रखेंगे। क्लियर है? याद रहेगा? चलो अब देखते हैं एक एक करके, एक एक रूल पे हमको कि इसको कैसे डील करना है। पहला रूल क्या बोलता है कि अब हम लोग को कोई भी नया चीज़ नहीं यूज़ करना है। अब हम लोग को जो हमारा पुराना जितना भी अस्त्र शस्त्र है उन सारी चीज़ों को फनल करके एक्सट्रैक्ट करना है उस फ्यूल को, और इसी एनर्जी से हमको क्या करना है, अब अपना गाड़ी को दौड़ाना है। क्लियर है? हमारे पुराने अस्त्र क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं कि आपके जो नोट्स आपने बनाए होंगे, आपने जितना भी PYQ से रिलेटेड नोट्स बनाया होगा, या फिर आपने जितना भी टेस्ट को एनालाइज किया होगा, जितना भी आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा, उस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन अगर आपने रेडी करके रखा है तो उनको आपको निचोड़ना है, और इसी फ्यूल से फिर अपने आप को क्या करना है, एनर्जाइज करना है, अपना स्टेमिना इसी के थ्रू बढ़ाना है। ठीक है? अब जो अल्टीमेट लास्ट 30 डे का मंत्र है वो क्या है, एक्सट्रैक्शन, न कि कंसोलिडेशन, विथ एक्सट्रैक्शन इज योर लास्ट 30 डेज का फ्यूल। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है। अब देखो क्या क्या करना है ये पता चल गया, कैसे होगा ये पता चल गया, सिलेबस कैसे होगा वो पता चल गया। तो अब थोड़ा सा धीरे धीरे करके हम लोग अपने आप स्ट्रेटेजी को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। रूल नंबर 2 बोलता है कि हमको जो कमीशन के द्वारा जितना भी क्लू मिला हुआ है, हर क्वेश्चन में वो अपना एक क्लू छोड़ते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को पहले ही बताया था, एक लिच्छवी दौहित्री वाला जो क्वेश्चन था, याद है? लिच्छवी दौहित्री वाला क्वेश्चन जो प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया था, उस 24 के क्वेश्चन को MBSI में कैसे पूछा गया है आप लोगों ने भी देखा है, अजर्सन रीजन के फॉर्म पे। तो ऐसे ही कुछ कुछ क्लूज़ जो छोटे हुए हैं, वो क्लूज़ को आपको डिकोड करना है। उन क्लूज़ को डिकोड करने के लिए मैं आपको हेल्प करूँगा कि जितना से जल्दी से जल्दी हो सके मैं सिलेबस को लेके, हर एक सब्जेक्ट को लेके आपके सामने क्या लेके आ पाऊँ, एक वीडियो लेके आ पाऊँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि कोई सा सवाल जो है कौन से सब्जेक्ट से किस टाइप का सवाल बनेगा और उसको कैसे फ्रेम किया जाएगा, ये मैं आपको बताने का ट्राई करूँगा। इसको हम लोग बोलेंगे डिकोड द पैटर्न। पैटर्न का डिकोडिंग हम लोग देखेंगे, जो कि बेस किस पे रहेगा, लास्ट 5 से 10 साल के जितने भी PYQ हुए हैं CGPSC के, व्यापम के, या फिर अन्य UPSC टाइप एग्ज़ाम के, UPSC के CDS, CAPF, CRPF, इसमें से भी अगर कोई सी चीज़ इंपॉर्टेंट हमको दिखेगा तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रखेंगे और आपको समझाएंगे कि कौन सा सवाल जो है वो अब अगले आने वाले एग्ज़ाम पे आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? याद रहेगा? चलो अगला देखते हैं। रूल नंबर 3, 60:30:10 का डेली स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए। आपको 60% ऑफ द टाइम जो है उसको प्योर रिवीजन पे देना पड़ेगा। रिवीजन क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिवीजन आप कैसे कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक मैं जो करता था, मैं वो PYQ के थ्रू रिवीजन करता था। अपना जो टेस्ट पेपर था, जो लास्ट मैंने जिस कोचिंग सेंटर का टेस्ट लिया हुआ है, उसका हर एक ऑप्शन मेरे पास रेडी होता था, तो मैं उसी के थ्रू करता था, है ना। ये 30% जो आपका टाइम है दिन का, उसको आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पे पूरा फोकस करना है। ठीक है? इसके अलावा जो 10% का टाइम है वो करंट अफेयर्स पे जाएगा, क्योंकि अगर 60 क्वेश्चंस जो है वो GS GK से आने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि आपको मान के चलना है 12 से 15
मिनिमम 10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली जो थीम है वो मेंशन्ड है किसमें, सिलेबस में। और इस मेंशनिंग को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अपना स्ट्रेटजी का टूल। यही हमारे लिए कुछ क्लू है और इस क्लू को हमको लेके चलना है कि हम लोग इसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब जो आपका 60% टाइम जो है, अब जो आप रिवीजन के लिए लगाने वाले हैं, उसके बाद पे जो 40% का टाइम बचा हुआ है उसमें आप लोग किस पे फोकस करेंगे, टेस्ट और प्रैक्टिस में, डिकोडिंग पे पूरा दिमाग लगाओ कि जो आपने रिवीजन किया है उसमें से कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि क्या बताएगा आपको आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। सारे चीज़ें याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को नहीं भूलना है जो पहले भी पूछा हुआ है और अभी आगे उसी को ही पूछ सकता है। क्लियर है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं कि हम लोग को डेली एक मिनी एग्ज़ाम की तरह लेके चलना है। हमको रोज़ 50 क्वेश्चन करीब प्रैक्टिस करना है, 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। कब से, आई विल से कि आपको जो 11th डे रहेगा आज से, जो कि होगा 22 जून से 11 जुलाई तक का जो पीरियड है ना, या फिर ये बोलना चाहिए 11 जुलाई से 5 दिन और कम कर लेते हैं, 22 जून से जो 6 जुलाई तक का टाइम पीरियड है उस पर आपको सारे टेस्ट देने हैं, सारे दिन प्रैक्टिस करना है। कम से कम 50 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना मस्ट है। आप लोग इसको एक मिनी एग्ज़ाम की तरह लेके चलते जाएंगे ताकि आपका जो स्टैमिना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टैमिना का बिल्डअप होगा इससे, और आपका जो एग्ज़ाम का फियर है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है, इस फियर को ख़त्म करना है, इसी वजह से हमको क्या करना है, टेस्ट के लिए अटेम्प्ट करते रहना है। क्लियर है। अब क्या होगा, ये 60 मिनट आप लोग अनइंटरप्टेड प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि जब यही एग्ज़ाम आप 2 घंटे के लिए देने के लिए बैठेंगे तो आपका जो स्टेमिना है वो अलग दिखेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हैं और सीधे एग्ज़ाम पे जाके बैठते हैं तो आपको वो वीकनेस फील हो सकती है, जो कि मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग ये एक पर्टिकुलर गलती करें। क्लियर है। रूल नंबर 5 पे चलते हैं। हम लोग को इस सीजी का जो कुछ सेक्शन है उसको स्पेसिफिकली याद रखना है, क्योंकि ये इजी टू गेन है। यहाँ से आप सवाल को छोड़ नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। अगर आपका सवाल यहाँ से छूट रहा है अलॉन्ग विथ मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है बाकियों से। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जस्ट बिकॉज कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका कुछ सेक्शन जो है एग्ज़ाम में वो बहुत ज़्यादा टफ दिख सकता है। मतलब आपको जो क्वेश्चंस हैं वो इजी दिखेंगे मोस्टली, लेकिन मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस के भी जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो इसलिए आपको जो डिसाइड करना है अपना एरिया, उसको आप फुल प्रूफ पे लेके नहीं चल सकते हैं कि मैं ये वाले सेक्शन को 100% कर सकता हूँ और बाकी जो सेक्शन है उसको छोड़ सकता हूँ। आपको थोड़ा थोड़ा अपना एरिया डिसाइड करके क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा है, कौन सा सेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उसको आप लोग को देख के चलना है। लाइक कि छत्तीसगढ़ में अभी जो करंट जितना भी पेपर आ रहा है उसमें क्या पूछा जा रहा है आप लोग भी देख सकते हैं। या तो वो पीजेंट मूवमेंट पूछ रहे हैं, किसान आंदोलन, या तो फिर वो पूछ रहे हैं ट्राइबल रिवोल्ट। आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। वो लगातार अभी गवर्नर्स पे सवाल आ रहा है, गवर्नर्स पे नहीं आ रहा है तो स्पीकर पे आ रहा है, डिप्यूटी स्पीकर पे आ रहा है, एलओपी पे आ रहा है ना, इनका क्रोनोलॉजी पूछ रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को भी नहीं छोड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स में अभी अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक पर्सन को लेके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट सवाल आ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स से भी सवाल डायरेक्ट बन के आ रहा है। तो आप हर स्कीम के लिए जब भी आप प्रिपेयर करेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे कि 2 स्टेटमेंट बेस्ड, 3 स्टेटमेंट बेस्ड और 4 स्टेटमेंट बेस्ड सारा सवाल आपका रेडी होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में जितना भी स्कीम मेंशन्ड है उन सारे के सारे स्कीम्स को आपको पूरी तरह से रेडी करके चलना पड़ेगा। मोस्टली आप ट्राई करेंगे कि 4 स्टेटमेंट बेस्ड आप उसका क्वेश्चन रेडी करें, ताकि अगर 2 स्टेटमेंट भी पूछे तो आपका काम चल जाए। जो भी डाटा इकोनॉमिक सर्वे पे मेंशन है उस पर्टिकुलर स्कीम को लेके, उसके अलावा भी अगर वो मेजर स्कीम है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आपका उससे रिलेटेड डाटा सेंट्रल लेवल पे भी रेडी होना चाहिए। क्लियर है। सीजी स्पेशल इसी
लिए मैंने इस चीज़ को टारगेट किया है? क्योंकि ये हाई यील्ड जोन है। इसका मतलब क्या है? हाई यील्ड जोन का मतलब ये है कि अगर इसको आप करेंगे तो आपको जो मार्क्स है, आपका जो रैंक है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, रूल नंबर 6 क्या बोलता है कि एलिमिनेशन टेक्निक, ये सीखने के लिए अगर आपको मेरी हेल्प हो, है ना, तो आप हमारा जो संकल्प का टेस्ट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में 10 टेस्ट आपको दिया जा रहा है। आपको ये एलिमिनेशन टेक्निक वहाँ पर से सीखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो हमारा एक्सप्लेनेशन रहेगा आप उसको सुनिएंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर एलिमिनेशन टेक्निक को एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, एक्नॉलेज, एलिमिनेट एंड एग्जीक्यूट। जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ सकते हैं, और अगर मार्क्स बढ़ेंगे तो आपके रैंक भी इम्प्रूव होगा और आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। क्लियर है? रूल नंबर 7 है, लास्ट का जो 7 दिन है उस पर आपको क्या करना है? आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैप पे फोकस करना है। पॉलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसके एडमिनिस्ट्रेशन पे, और पुलिस डिपार्टमेंट का जो साइट है ना, पुलिस डिपार्टमेंट का जो साइट है आप उसको मिस आउट नहीं कर सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के साइट में जो भी चीज़ें दी गई हैं, जो भी चीज़ें पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में लिखा गया है, वो सारा का सारा डाटा आपके पास रेडी होना चाहिए, ताकि जब उससे सवाल आए तो आप इजीली बना सकें। क्लियर है? इसके अलावा करंट अफेयर्स, करंट में अगर कोई से नए कमिश्नरेट जैसे सिस्टम लागू हो रहा है ना, कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, तो उससे रिलेटेड सारा का सारा डिटेल आपके पास रेडी होना चाहिए। ठीक है, आपने कौन कौन से क्वेश्चंस को गलत किया है उसका भी आप क्वेश्चन बुकलेट, मतलब एक नोटबुक बनाएंगे। जब आप टेस्ट देते रहेंगे तो आप कुछ क्वेश्चंस जो आपने लगातार गलत किए हैं या फिर किस वजह से गलत किए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए आप एक नोटबुक रखेंगे, नोटबुक उसमें लिख लिख के रखेंगे कि कौन सा सवाल गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है। उस नोटबुक का ही रिवीजन आपको करना है कि वो 7 दिन, जो आखिरी के जो 7 दिन रहेंगे, उसमें आपको इस नोटबुक को ही देखना है कि आपने क्या गलतियाँ की है और क्या गलतियाँ अब आगे नहीं करनी है। क्लियर है? याद रहेगा? चलो, अब ये इंटरकनेक्टेडनेस देखते हैं कि अगर आपने अपना स्ट्रेटेजिक जो एनालिसिस है उसको सही तरीके से किया, डेली एक्शन जो प्लान था 60:30:10 का टाइम स्प्लिट, मिनी एग्जाम जिसको हम लोग बोल रहे थे, और अनब्रेकेबल पेपर सॉल्विंग स्टेमिना, जैसा कि हमने आपको बोला है कि आपको एक क्या बोलना है, डेली का डेली 50 क्वेश्चंस लगाना है ना, उन 50 क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, और क्या करना है, सारा का सारा अपना जितना भी नोट्स वगैरह है, जो भी PYQ वगैरह आपने रखा है उसको कंसोलिडेट करना है, ताकि जो आपका रिज़ल्ट निकल के आए वो क्या हो, आपका सिलेक्शन। अगर आपका सिलेक्शन कहीं पे दिखेगा तो हमको भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी, आपके घर वालों को भी खुशी होगी। क्लियर है? चलो, अगला क्या है, 30 दिन का एक मास्टर प्लान का टाइमलाइन भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे कैसे करना है। पहले 1 से 10 दिन में आपको क्या करना है, PYQ को पूरा एनालाइज करना है। फिर अगला 10 दिन अपने को क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना है। जो अपना पोर्शन बहुत वीक लगेगा, मॉक टेस्ट देते देते हमको पता चलती जाएगा कि हमारा कौन सा सेक्शन वीक जा रहा है, तो उसको और कंसोलिडेट करने का कोशिश करना है। जो उसके अगले 5 दिन रहेंगे उसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है। इस फुल लेंथ टेस्ट में आपको अपना स्टेमिना चेक करना है, और इसी स्टेमिना के भरोसे आप लोग एग्ज़ाम पे फिर जाएंगे। तो आखिरी का जो 5 दिन होगा इसमें आपको क्या देखना है, आपने जो माइंड मैप बनाया हुआ है, अपने माइंड मैप पे सारी चीज़ों को फिटअप करना है। इसके फिटअप होने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप कोई चीज़ भूलेंगे नहीं, और जंग में जाने से पहले आप लोग का जो हथियार हैं वो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड रहेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो लास्ट देखते हैं। स्ट्रेटेजी इज़ यूजलेस विदाउट रिलेंटलेस एग्जीक्यूशन। मैं आपको कितना भी बेहतर स्ट्रेटेजी आपको दे दूंगा, तो भी अगर आप उस पर बेहतर तरीके से खुद से काम नहीं करेंगे तो वो काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि कुछ स्ट्रेटेजीज मेरी खुद की होती हैं जो कि मेरे लिए बनी होंगी, है ना। मैं अपना स्ट्रेटेजी आपको डिलीवर कर देता हूँ, लेकिन अगर उसमें आप अपना एफर्ट नहीं डालेंगे, आप उसको सही से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। ठीक है, अब आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट है, आपके पास पूरा रूल है, आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं, तो जूझ जाइए, अनुशासन में लाइए, फोकस बढ़ाइए और अपने स्टेमिना को चेक कीजिए, और क्या कहिए, एग्ज़ाम में जाके फोड़ के आएंगे। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रेवती रमन देवांगन, और मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अभी तक यहाँ पे बने रहें।
I have served and I will always be of service. Thank you very much.